नदिया मलिक मिसिंग केस अमेरिका में गायब हुई एक लड़की की दिल दहला देने वाली कहानी है। आज हम आपको एक ऐसी दिल दहला देने वाली सच्ची कहानी की पूरी दास्तान बताने जा रहे हैं, जहां एक 22 साल की मासूम लड़की का मर्डर होता है। मगर इस केस में ना तो कोई मर्डर है, ना कोई सबूत है, ना कोई मोटिव है और ना ही कोई गवाह है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक कत्ल भी हो और उसका कोई कातिल ही ना हो। मगर इस केस में कुछ ऐसा ही है जिसने एक अमेरिकी शहर को हिलाकर रख दिया था। पूरी कहानी आप भी जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। दुनिया इस केस को नदिया मलिक मिसिंग केस के नाम से जानती है। तो क्या है नदिया मलिक मिसिंग केस की पूरी कहानी? चलिए जानते हैं सब कुछ डिटेल से इस वीडियो में। मगर कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी भारतीय मूल की लड़की नदिया मलिक की है। नदिया अपने परिवार वालों के साथ अमेरिका के पेंसिल्वेनिया स्टेट के फिलाडेल्फिया नाम की जगह पर रहती थी। नदिया बचपन से ही पढ़ाई में काफी तेज थी। पढ़ाई के दौरान ही जब नदिया की उम्र करीब 15-16 साल थी, तभी उसकी मुलाकात भारतीय मूल के ही भूपेंद्र गगन सिंह नाम के लड़के से होती है। भूपेंद्र भी उन दिनों फिलाडेल्फिया में ही रहा करता था। भूपेंद्र से मुलाकात के बाद ही नदिया की जिंदगी नई करवट लेनी शुरू कर देती है। पहले वो ज्यादातर पढ़ाई में ध्यान लगाती थी और अपने आप में ही रहना ज्यादा पसंद करती थी। मगर भूपेंद्र से मिलने के बाद वो भूपेंद्र के लिए पागल सी होने लगती है। अब वह दिन रात भूपेंद्र से ही बात करती रहती थी। अगर वह किसी और से बात भी करती थी तब भी वह अक्सर भूपेंद्र का ही जिक्र किया करती थी। इतना ही नहीं, जब भी मौका मिलता था परिवार वालों की मर्जी के खिलाफ भी भूपेंद्र से मिलती थी। इन सब के चक्कर में नदिया की पढ़ाई काफी पीछे छूटने लगी थी। नदिया की जिंदगी में अचानक से आए इस बदलाव से नदिया के घरवाले काफी परेशान हो जाते हैं और वो नदिया को समझने की काफी कोशिश करते हैं। मगर नदिया को भूपेंद्र के अलावा न कुछ दिखाई देता था और ना ही भूपेंद्र की बातों के अलावा उसे किसी और की बातें सुनाई देती थीं। भूपेंद्र के प्यार में नदिया मलिक इतनी ज्यादा खो जाती हैं कि जब परिवार वाले उसे कुछ ज्यादा समझने लगते हैं तो नदिया परिवार वालों से ही अपने सारे रिश्ते खत्म करके भूपेंद्र के पास ही रहने लगती हैं। नदिया और भूपेंद्र शादी भी नहीं करते हैं और साथ रहने लगते हैं। इसी दौरान नदिया एक बेटे को भी जन्म देती है। नदिया अपने परिवार वालों को लगभग भूलकर अपने ही बॉयफ्रेंड भूपेंद्र तथा बेटे के साथ अपनी जिंदगी बिताने लगती हैं। नदिया का पढ़ाई से भी लगभग रिश्ता खत्म हो गया था। वक्त के साथ नदिया का परिवार भी बढ़ता है और साल 2012 तक नदिया 3 बच्चों की मां बन जाती हैं। सब कुछ अच्छा ही चल रहा था कि 2012 में 28 फरवरी को नदिया के साथ एक बड़ी ही दुखद घटना घटती है। नदिया और भूपेंद्र एक दिन अपनी 3 महीने की बेटी अलीना सिंह के साथ अपनी कार से कहीं घूमने जाते हैं। अभी ये लोग मार्केट में ही थे कि अचानक से नदिया की बेटी को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। बच्चे की इस हालत को देखते हुए नदिया और भूपेंद्र उसे संभालने की कोशिश करते हैं, मगर बच्ची की स्थिति में कोई सुधार नहीं आता। नदिया अपनी बेटी की हालत को देखकर बहुत ज्यादा परेशान होने लगती है। मगर यहीं पर भूपेंद्र एक ऐसा कदम उठाता है जिसकी उम्मीद नदिया नहीं कर सकती थी। दरअसल मरती हुई बेटी को उसी हालत में छोड़कर भूपेंद्र वहां से यह कहते हुए भाग जाता है कि इसे तुम ही संभालो और तुम ही पुलिस को मदद के लिए फोन करो, मैं कुछ नहीं जानता। नदिया अभी कुछ कर पाती, उससे पहले ही वह मासूम सी बच्ची बिल्कुल शांत पड़ जाती है। नदिया के बुलाने पर थोड़ी देर में पुलिस और मेडिकल टीम भी मदद के लिए आ जाती है। मगर तब तक नदिया की बेटी इस दुनिया से जा चुकी होती है। बच्चे की मौत की वजह को समझने के लिए पुलिस पोस्टमार्टम भी करवाती है। मगर हैरानी की बात यह होती है कि पोस्टमार्टम के बाद काफी गहराई से जांच करने के बावजूद यह पता नहीं चल पाता कि आखिर इस बच्ची की मौत की वजह क्या थी। हालांकि कुछ जांच में यह मिलता है कि बच्ची मस्कुलर डिसऑर्डर जैसी गंभीर बीमारी से ग्रसित थी, मगर इस स्थिति में भी अचानक से उसकी मौत स्वाभाविक नहीं लग रही थी। वैसे भी जब बच्ची का दम घुटने लगा था
तो वहां से उसके पिता भूपेंद्र भाग निकला था। इसलिए पुलिस को शक होता है कि शायद भूपेंद्र ने ही तो इस बच्ची के साथ कुछ गलत नहीं किया है। इसलिए पुलिस मर्डर के एंगल से भी जांच करती है, मगर पुलिस को कोई सबूत नहीं मिलता। इस तरह से बच्चे की मौत का कारण एक रहस्य बनकर ही रह जाता है। इस घटना के बाद एक बार फिर से नदिया के परिवार वाले नदिया से संपर्क करते हैं और उसे समझाते हैं कि भूपेंद्र अच्छा लड़का नहीं है, तुम उसे छोड़कर वापस हम लोगों के पास आ जाओ। मगर नदिया कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होती और वो भूपेंद्र के साथ ही रहती है। नदिया भले ही अपने परिवार वालों के साथ नहीं जाती है, मगर बेटी की मौत के बाद भूपेंद्र के साथ उसके रिश्ते पहले जैसे नहीं रह जाते हैं। अब इन दोनों में अक्सर लड़ाई होती थी। छोटी छोटी बात पर दोनों काफी लड़ते थे। नदिया की बहन मोना मलिक के मुताबिक अब भूपेंद्र अक्सर नदिया पर हाथ भी उठा दिया करता था। गाली गलौज और छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयां तो बेहद आम हो गई थीं। कुछ समय तक तो नदिया यह सब कुछ सहन करती हैं, मगर अब चीजें उसके भी बर्दाश्त के बाहर होने लगती हैं और वह भूपेंद्र को छोड़ने का मन बनाने लगती है। इसलिए वह अपनी खुशी किसी और में ढूंढना शुरू कर देती है और इसी सिलसिले में उसकी मुलाकात थोमासिन नाम के एक व्यक्ति से होती है। थोमासिन उस आर्मी में कुछ साल तक अपनी सेवाएं देने के बाद वापस आया था और फिलहाल इंजीनियरिंग कर रहा था। धीरे धीरे नदिया थोमासिन के करीब आने लगती हैं। थोमासिन भी नदिया को पसंद करना शुरू कर देता है और वो नदिया से कहता है कि जितनी जल्दी हो तुम भूपेंद्र का साथ छोड़कर वापस आ जाओ। नदिया भी भूपेंद्र को जल्द से जल्द छोड़ना चाहती थी, मगर भूपेंद्र नदिया को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। इसी खींचतान के बीच कुछ और महीने बीत जाते हैं। साल 2014 आते आते नदिया और भूपेंद्र का रिश्ता काफी जहरीला हो चुका था। नए साल में नदिया अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने की कोशिश करती हैं और इसी कोशिश के तहत वह एक बार फिर से अपनी पढ़ाई शुरू करती है। नदिया डॉक्टर बनने का ख्वाब देखती हैं और मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करने लगती हैं। 2014 के जनवरी महीने में नदिया का प्री मेडिकल एग्जाम का फॉर्म स्वीकार हो जाता है। इसी बीच फरवरी 2014 में भूपेंद्र सिंह को कहीं से थोमास सिंह के बारे में पता चल जाता है। इसी के बाद नदिया और भूपेंद्र में काफी झगड़ा होता है। इसी झगड़े के दौरान भूपेंद्र नदिया की बुरी तरीके से मारपीट करता है। इस मारपीट से नदिया इतनी ज्यादा टूट जाती है कि फाइनली वह भूपेंद्र को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ने का प्लान बना लेती है। मगर भूपेंद्र किसी भी कीमत पर नदिया को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। भूपेंद्र नदिया के नए बॉयफ्रेंड थोमास को भी मैसेज करते हुए कहता है कि अगर तुम नदिया की जिंदगी से बाहर नहीं होते हो तो तुम कभी भी नदिया को नहीं देख पाओगे। इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। जब नदिया बिल्कुल बेबस हो जाती है और भूपेंद्र की कैद से नहीं निकल पाती हैं, तो वह अपने भाई खालिद मलिक को फोन करती हैं और उससे मदद की गुहार लगाती है। बहन की हालत को देखते हुए खालिद 9 फरवरी 2014 को भूपेंद्र सिंह को फोन करता है और कहता है कि तुमने नदिया को बहुत तकलीफ दी है। अब अगर तुम नदिया से प्यार करते हो तो उसे छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। इसके बाद 9 फरवरी की रात को भूपेंद्र घर पर अकेला बैठा होता है कि अचानक से पुलिस और खालिद मलिक के आदमी घर पर पहुंचते हैं। फिर उसी दिन भूपेंद्र का शव जंगल में मिला होता है, जिसकी वजह से केस में उलझाव और बढ़ जाता है। भूपेंद्र की मौत ने पूरे मामले को और भी जटिल बना दिया। अब नदिया की स्थिति और भी उलझन में फंस गई थी। एक तरफ तो उसका पति मरा पड़ा था, दूसरी तरफ उसके भाई ने उसे बचाने के लिए कड़ी चेतावनी दी थी। पुलिस ने भूपेंद्र की मौत को एक आत्महत्या के रूप में दर्ज किया, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में कई सवाल थे जो उठ रहे थे। क्या भूपेंद्र की मौत खुदकुशी थी या फिर उसकी हत्या की गई थी? नदिया के पास कोई ठोस जवाब नहीं था और पुलिस को भी इस मामले में कोई ठोस सबूत नहीं मिल रहे थे। पुलिस की जांच में पता चला कि भूपेंद्र की मौत के ठीक पहले नदिया और उसका भाई खालिद मलिक एक दूसरे से संपर्क में थे। यह जानकारी पुलिस के लिए एक बड़ा सुराग था, लेकिन उस वक्त नदिया ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया था। इस सब के बीच नदिया की जिंदगी में एक नया मोड़ तब आता है जब वह थोमास के साथ अपने रिश्ते को और आगे बढ़ाने का फैसला करती है। 2014 के मार्च महीने में
नदिया और थॉमस एक साथ मिलकर एक नई शुरुआत करने की योजना बनाते हैं। नदिया ने अपनी मेडिकल पढ़ाई पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया था और वह अपने नए जीवन की दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी। हालांकि अब भी उसे अपने अतीत के खौफनाक घटनाओं से मुक्ति नहीं मिल पा रही थी। भूपेंद्र की मौत और उसके बाद का विवाद नदिया के मानसिक संतुलन को प्रभावित कर रहे थे। इसी बीच 14 मार्च 2014 को नदिया अचानक गायब हो जाती है। उसकी इस रहस्यमयी गायब होने की घटना ने फिर से सबको चौंका दिया। नदिया के परिवार वालों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और पुलिस ने गायब होने के कुछ घंटों बाद ही नदिया का पता लगाने के लिए सर्च ऑन ऑपरेशन शुरू किया। पुलिस के मुताबिक नदिया आखिरी बार थॉमस के साथ एक रेस्टोरेंट में देखी गई थी और उसके बाद उसका कोई पता नहीं चला। पुलिस की जांच में यह पता चला कि नदिया और थॉमस ने एक साथ कई बार मिलकर अमेरिका के अलग अलग हिस्सों में ट्रिप की थी, लेकिन अब नदिया का कुछ पता नहीं चल रहा था। कई दिन बीतने के बाद पुलिस को एक चश्मदीद गवाह मिला जिसने बताया कि नदिया को एक काले रंग की कार में देखा था और वह कार किसी अपरिचित व्यक्ति की थी। यह गवाह पुलिस को इस बात पर यकीन दिला रहा था कि नदिया का गायब होना कोई साधारण घटना नहीं हो सकती थी। यह गायब होना किसी बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता था। पुलिस की तफ्तीश के बाद एक दिन नदिया के शरीर का शव एक पुराने गेस्ट हाउस से बरामद हुआ। शव की पहचान होने में काफी समय लगा, लेकिन जब यह कंफर्म हुआ कि यह नदिया ही थी, तो पुलिस ने एक बार फिर से मामले की गहनता से जांच शुरू की। अब तक सबकी सोच यही थी कि नदिया का गायब होना और फिर उसकी हत्या में भूपेंद्र की मौत के बाद के घटनाक्रम का सीधा संबंध हो सकता था। जांच में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। नदिया की हत्या के बाद उसके शव के पास एक ऐसा संदेश मिला था जो भूपेंद्र के नाम पर था। इस संदेश में लिखा था, तुमने मेरी जिंदगी से खेला, अब मैं तुम्हारे साथ वही करूंगा जो तुमने मेरे साथ किया था। यह संदेश पुलिस को यह संकेत दे रहा था कि नदिया का मर्डर भूपेंद्र के मौत के बाद बदला लेने की भावना से किया गया हो सकता था। पुलिस ने इस संदेश को आधार बनाकर एक नई दिशा में जांच शुरू की और जल्द ही उन्हें पता चला कि इस पूरे मामले में एक नए आरोपी का हाथ था। यह आरोपी कोई और नहीं बल्कि नदिया के पुराने दोस्त थॉमस था, जिसे नदिया के नए जीवन में अड़चन डालने का मौका नहीं मिल रहा था। यह पता चलने के बाद पुलिस ने थॉमस को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ की। थॉमस ने पहले तो अपने अपराध को नकारा, लेकिन धीरे धीरे उसने सच कबूल कर लिया। थॉमस ने स्वीकार किया कि उसने नदिया को खत्म किया क्योंकि वह उसकी योजनाओं में नहीं आ रही थी और वह नदिया के साथ अपने रिश्ते को एक नया मोड़ देने की उम्मीदें लगाए हुए था। नदिया ने जब भूपेंद्र के बाद थॉमस के साथ अपने रिश्ते को नया दिशा देना शुरू किया, तो थॉमस को यह डर था कि नदिया के पास भूपेंद्र के मरने के बाद भी कुछ जटिल राज हो सकते हैं जो उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। थॉमस की गिरफ्तारी के बाद यह मामला आखिरकार सुलझ गया, लेकिन नदिया मलिक की असमय मौत ने एक बहुत ही दर्दनाक और रहस्यमय कड़ी को जन्म दिया। उसकी जिंदगी के रहस्यों ने न केवल परिवार वालों को बल्कि पूरी दुनिया को भी हैरान कर दिया। नदिया की मौत का असर उसके परिवार और दोस्तों पर हमेशा रहेगा और इसने यह भी साबित किया कि कभी-कभी हमारे सामने घटनाओं का सही पहलू समझना इतना आसान नहीं होता जैसा कि हम सोचते हैं। आज भी नदिया मलिक के मामले को एक जटिल और दिल दहला देने वाले केस के रूप में याद किया जाता है।